हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। और आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग सबसे पहले एक कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, उससे प्रारंभ करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को कथन को देखते ही हिंट मिल चुका होगा कि आज हम लोग किस विचारक पे चर्चा करने वाले हैं। कथन पहले देखते हैं। मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ था, यानी उनको स्वीकार्य हुआ था, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ये एक बहुत ही फेमस कोट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और आई थिंक अभी आप लोगों को हिंट या क्लू मिल गया है कि आज हम लोग किस थिंकर पे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रसिद्ध कथन जो है वह विलियम फुट वाइट का है। आज हम लोग विलियम फुट वाइट के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जैसे ही विलियम फुट वाइट की बात आती है, हम सभी के मन में सिर्फ एक ही विचार आता है या एक ही इमेज बनती है, और वो है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की। इसी के नाम से हम लोग जानते हैं कि विलियम फुट वाइट ने कुछ ऐसा अध्ययन किया था जिसको हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं, और इन्होंने आखिर में समाजशास्त्र में क्या अपना योगदान दिया है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो विलियम फुट वाइट की यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिलता जुलता कंटेंट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, क्योंकि इवन इग्नू में भी मैंने सर्च किया तो जो कंटेंट है वो मुझे इंग्लिश में ही मिला। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि उनके चूँकि इग्नू में एक चैप्टर ही है विलियम फुट वाइट पे, तो उसको मैंने डाउनलोड किया है, और उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आप लोगों को डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था, तो किन किन थिंकर्स से किया गया था, आप लोग चूँकि इंग्लिश में कंटेंट है तो आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग वहाँ से जाके और लिंक से आप लोग ई ज्ञान कोश की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप लोगों को ये कंटेंट मिल जाएगा। आप लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। विलियम फुट वाइट, इनका जीवन काल देख लेते हैं हम लोग। 27 जून 1914 से 16 जुलाई 2000 तक। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जो मुख्य रूप से शहरी समाजशास्त्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये अर्बन सोशियोलॉजी से जुड़े हुए रहे हैं, तो शहरी समाजशास्त्र पे इनका अध्ययन रहा है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी में अपने नृवंश विज्ञान अर्थात एथनोग्राफी अध्ययन के लिए जाने जाते थे। प्रतिभागी अवलोकन, तो प्रतिभागी अवलोकन के लिए भी इन्हें जाना जाता है, में अग्रणी वह बोस्टन में एक इतालवी समुदाय में 4 साल तक रहे। तो जो ये स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी का जो अध्ययन आप लोगों को देखने को मिलता है वो एक इतालवी समुदाय जो है, जो कि अमेरिका में रहता है, उसी का किया गया है। जबकि हार्वर्ड में एक जूनियर फेलो ने बोस्टन के नॉर्थ एंड में सड़क गिरोहों के सामाजिक संबंधों पर शोध किया है। विलियम फुट वाइट जीवन काल आप लोग देख रहे हैं। वाज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट chiefly known for his ethnographic study in urban sociology, street corner society, a pioneer इन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन के लिए इन्हें जाना जाता है। कोर्ट में ही आप लोगों ने देखा था, सहभागी अवलोकन की बात की गई थी। ही लिव्ड फॉर 4 years
in an Italian community in Boston while a junior fellow at Harvard researching social relations of street gangs in Boston North End। तो बोस्टन के नॉर्थ एंड में जो स्ट्रीट गैंग्स होते हैं उनमें हमें सोशल रिलेशन क्या देखने को मिलता है, जो एक सामाजिक संबंध क्या देखने को मिलता है। तो जब ये बोस्टन में हार्वर्ड में एक जूनियर फेलो थे तब इन्होंने 4 वर्षों तक अपना एक पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन या सहभागी अवलोकन या फिर इसे प्रतिभागी अवलोकन भी कहते हैं, इन्होंने किया था। ओके, प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो उच्च मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले वाइट ने लेखन, अर्थशास्त्र और सामाजिक सुधार में शुरू से ही रुचि दिखाई थी। स्वार्थमोर कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्हें जूनियर फेलो कार्यक्रम के लिए चुना गया, जहां उनका ऐतिहासिक शोध शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता है कि हम लोग जो ये शोध हुआ था इसे SCS अर्थात स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, SCS के नाम से अक्सर करके जाना जाता है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के नाम से। बोस्टन में अपने शोध के बाद उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र डॉक्टरेट कार्यक्रम में प्रवेश लिया। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी को 1943 में शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। अर्ली लाइफ सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, पेशेवर कैरियर अर्थात इनका प्रोफेशनल कैरियर हम लोग देखते हैं। 1944 में वे कुछ समय के लिए शिकागो विश्वविद्यालय लौटे, फिर 1948 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क स्टेट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशंस में शामिल हुए। अपने करियर के बाकी समय कॉर्नेल में ही वह रहे। कॉर्नेल में उन्होंने डॉक्टरेट के साथ क्रिस आर्गरिस की देखरेख में की। अपना जो डॉक्टरेट उन्होंने किया था वो क्रिस आर्गरिस की देखरेख में किए थे। उन्होंने सामाजिक सुधार तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया है। तो ये आप लोगों को कुछ पॉइंट पता होना चाहिए कि जो सोशल रिफॉर्म होता है उसके लिए भी इनका योगदान रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसके लिए भी इनका योगदान रहा है। सॉरी। तो जब हम विलियम फुटवाइट को पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी को नहीं समझना है, बल्कि इनके और भी कौन से फील्ड रहे हैं। इवन ये एग्रीकल्चर का जो एरिया रहा है उधर भी इनका रुझान रहा है। इनकी कुछ बुक्स देखने को मिलेंगी आप लोगों को, हम लोग अभी इसी लेक्चर में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आखिर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा विलियम फुटवाइट जो हैं वो किस फील्ड से संबंधित नहीं रहे हैं या किस फील्ड से संबंधित इनका अध्ययन नहीं रहा है, तो आप लोगों को जब पता रहेगा तभी आप लोग उसका क्लियर कट आंसर दे सकते हैं। अपने प्रयासों को वंचित लोगों को सशक्त बनाने और अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने की दिशा में निर्देशित किया। उन्होंने वेनेजुएला, पेरू, ग्वाटेमाला और स्पेन के बास्क क्षेत्र के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों और श्रमिक सहकारी समितियों का अध्ययन किया है। उन्होंने सैकड़ों लेख और एक आत्मकथा सहित लगभग 20 किताबें लिखी हैं। उन्हें औद्योगिक समाजशास्त्र में इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में अग्रणी माना जाता है। तो ये अर्बन सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इन सब से संबंधित हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, प्रोफेशनल कैरियर यहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट दिया गया। ही ब्रीफली रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1944, देन ज्वाइंड द न्यूयॉर्क स्टेट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशंस एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1948, रिमेनिंग एट कॉर्नेल फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज career. At Cornell, he supervised Chris Argyris, okay, with his doctorate. He worked for social reform and social change. ये आप लोग ध्यान रखिएगा, की पॉइंट है। ओके, directing his efforts toward empowering the disenfranchised and narrowing the gap between rich and poor.
He studied industrial and agriculture workers and workers cooperatives in Venezuela, Peru, Guatemala, and in Basque region of Spain as well as in the United States. He authored hundreds of articles and 20 books, including an autobiography. He is considered a pioneer in industrial sociology. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ओके कुछ और फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. प्रोफेसर वाइट ने 1936 में स्वर्थमोर कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी. तो ये अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स से ये ग्रेजुएट होते हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जूनियर फेलो कार्यक्रम के लिए चुने गए, जहां उनका ऐतिहासिक शोध शुरू हुआ था. बोस्टन में अपने शोध के बाद उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र डॉक्टरेट कार्यक्रम में प्रवेश लिया था. वाइट ने 1981 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था. तो ये अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 1981 में कार्यरत भी थे तथा 1964 में सोसाइटी फॉर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के भी अध्यक्ष रहे. ओके सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है. ओके सॉरी सेम कंटेंट तो नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन की बात की गई है. तो आप लोगों को ये तो आप लोगों को दिख रहा है एसोसिएशन. हाँ ओके सेम कंटेंट ही है. ओके मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया था और यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है. ओके तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा. यहाँ पे मुझे एक लेख मिला इनके बारे में. ये जो इन्होंने शिकागो जो यूनिवर्सिटी है तो उससे संबंधित एक मुझे वेबसाइट पे सर्च करते करते एक लेख मिला, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए. तो ये आप लोग देख सकते हैं. आई थिंक आप लोगों को एटलीस्ट एक माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ जो इनका अध्ययन रहा तो ये अध्ययन क्या था आखिर में. स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी एक इतालवी झुग्गी बस्ती की सामाजिक संरचना आखिर में क्या थी. लेखक विलियम फुट वाइट. प्रकाशन तिथि आप लोगों को दिख रहा है. ये लगभग 406 पेज में एक पूरी बुक है. ओके टिप्पणी में यहाँ लिखा गया है कि प्रतिभागियों के अवलोकन के आधार पर कॉर्नर विले ये एक जगह है जहाँ पे अध्ययन किया गया था. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. बोस्टन का उत्तरी छोर इसे कहते हैं. एक इतालवी झुग्गी समुदाय का यह समाजशास्त्रीय अध्ययन जो है सामाजिक संरचना, सामाजिक गतिशीलता तथा रैकेटियरिंग और राजनीतिक भ्रष्टाचार के पैटर्न पर केंद्रित है. रैकेटियरिंग का क्या मतलब है? जैसे कि लोग एक रैकेट्स बनाते हैं यानी एक गिरोह बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रैकेटियरिंग लिखा गया है. ओके और किस तरीके से जो वो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं या जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लोग रहते हैं वहाँ से किस तरीके से जो रैकेट्स बनते हैं, एक गैंग्स का फॉर्म होता है, एक रैकेट्स बनता है, किस तरीके से पॉलिटिकली वो लोग अटैच होते हैं, इन सब का मिलता जुलता अध्ययन जो रहा है एक सहभागी अवलोकन के रूप में या अध्ययन के रूप में विलियम फुट वाइट का स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी है. ओके अध्ययन जो 1930 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था 1980 के दशक में जारी रहा. ये बार बार वहाँ पे गए थे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद से बस उसी पे हम स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी को समझते हैं, बल्कि ये बहुत बार वहाँ पे गए थे. बहुत एडिशन में ये बुक आई और वो ये जानना चाहते थे कि क्या मैं जैसा पहली बार देखा था वैसे ही बार बार मुझे वही एक सेम सामाजिक संरचना देखने को मिल रही है या उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है. तो इनका ये जो अध्ययन है सहभागी अवलोकन का ये एक काफ़ी लंबे समय तक चला था. हालांकि जो पहला उन्होंने अध्ययन किया था उसमें वो 4 सालों तक वहाँ खुद रहे थे, क्योंकि लेखक ने समुदाय के साथ साथ उन व्यक्तियों और परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखा जिनसे वह 1930 के दशक में पहली बार मिले थे. तो यहाँ पे आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा. 1980 में प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप इस तीसरे संस्करण को
संशोधित और विस्तारित किया गया है। ये जो आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, ये इनके 3rd एडिशन में है, 3रे संस्करण में दिया गया है। भाग 1 में छोटे लोगों की जांच की गई है, विशेष रूप से वे अपने समूहों की गतिविधियों में कैसे व्यवस्थित करते हैं। जो उनके अपने समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रुप्स बने हुए होते हैं उन लोगों के, छोटे लोगों के, तो उनको किस तरीके से वो अपने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको व्यवस्थित आखिर में कैसे करते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें यह समझाने की कोशिश की गई है। सॉरी। इसके बाद सामाजिक संरचना में बड़े लोगों का विश्लेषण किया गया है। रैकेट और राजनीतिक संगठनों की सामाजिक संरचना का विश्लेषण जो है वो भाग 2 में किया गया है। ये विश्लेषण उन विशेष व्यक्तियों पर केंद्रित है जो इन संरचनाओं के भीतर काम करते हैं। विचार किए जाने वाले मुद्दे हैं कि कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनाती है। आखिर में कोई बड़ा आदमी बनता है तो उसके पीछे आखिर में क्या ऐसे फैक्ट्स होते हैं, आखिर में ऐसी कौन सी वजह होती है जिससे हम उन्हें बड़ा आदमी कहते हैं, और किस तरह से वह छोटे लोगों पर हावी हो पाता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए लेखक टोनी कैटाल्डो का परिचय देते हैं, जो एक प्रमुख रैकेटियर थे। तो वो एक रैकेट के रूप में, यानी एक गिरोह के रूप में काम करते थे, जो अन्य बातों के अलावा कोने के लड़कों अर्थात कॉर्नर बॉयज को नियंत्रित करने के लिए चिंतित हैं। कॉर्नरविले के राज्य सीनेटर जॉर्ज रवेलो का भी प्रोफाइल बनाया गया है, क्योंकि वे कॉर्नर बॉयज का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने राजनीतिक अभियान का आयोजन करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल से तरीके से समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति भारत में देखी जाती है और विभिन्न वर्गों के लिए, हर एक समुदाय के लिए, हर एक तबके के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो ध्यान देती हैं कि कहाँ पे हमें किस एरिया में जाके और किस तरीके का अपना भाषण देना है, स्पीचेस देने हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, ताकि जो वहाँ की लोकल जनता जो होती है वो उनसे कनेक्ट हो पाए। तो इसी प्रकार से अगर हम कॉर्नर बॉयज़ की बात करें तो उनको भी किस तरीके से कनेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्नरविले के राज्य सीनेटर जॉर्ज रवेलो का भी प्रोफाइल जो है वो बनाया गया है, क्योंकि वे कॉर्नर बॉयज़ का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने राजनीतिक अभियान का आयोजन करते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि कॉर्नरविले में राजनीतिक और रैकेट संगठनों के प्रमुख एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। अध्ययन इस सहयोग की प्रकृति और इसे कैसे स्थापित किया जाता है इसकी जांच करता है। विश्लेषण लोगों की वफादारी और राजनीतिक और रैकेट गतिविधियों के महत्व को समझाता है। कार्यप्रणाली की चर्चा, समुदाय के निवासियों में से एक पर अध्ययन का प्रभाव, 36 संदर्भ और एक विषय सूचकांक इसमें संलग्न है। तो जो 3rd एडिशन आया था उसके बारे में ये डिटेल में यहाँ से बताया गया कि इसमें क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। ओके, सॉरी। यहाँ पे हम लोग उनका एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ही वर्कड फॉर सोशल रिफॉर्म एंड सोशल चेंज। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, हालांकि डायरेक्टिंग हिज एफर्ट टुवर्ड एम्पावरिंग द disenfranchised and narrowing the gap between rich and poor. He studied industrial and agriculture. यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है। He studied industrial and agricultural workers and workers cooperative in Venezuela, Peru, Guatemala and in Basque region of Spain as well as in United States. तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, बट इन्हीं सारे पॉइंट से आप लोगों को फैक्ट निकलता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स होते हैं इन पे भी इनका अध्ययन रहा है। सॉरी। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो कि इग्नू के बुक में डिस्कस किया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये विकिपीडिया में भी बुक मेंशन है, लेकिन अदर देन इसके बहुत सारी किताबें हैं जिसका मैंने
फ्रंट पेज कवर डिस्कस किया है तो उसको हम लोग देखेंगे। विलियम फुटवाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस से ये प्रेषित की गई थी। ओके, तो यहाँ पे मैं पब्लिश की गई थी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी है, ये आप लोगों को इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अध्ययन जो है वो किन पर आधारित था। तो बुक में ही आप लोगों को दिया गया है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन स्लम। तो ये जो इटालियन स्लम थे उन पे इनका अध्ययन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के नाम से। ओके ये 1994 में पब्लिश हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बुक देखते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द फील्ड। ओके, रिफ्लेक्शंस ऑन अ कैरियर। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, ये विलियम फुटवाइट और कैथलीन किंग वाइट के द्वारा लिखा गया है, मेकिंग मोन्ड्रागॉन, द ग्रोथ एंड डायनेमिक्स ऑफ द वर्कर कोऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे ये अब आप लोग देख सकते हैं कुछ मुझे इग्नू के कंटेंट से मैंने आप लोगों को जो वो कहा कि मैं कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से क्लिक करके और इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ली हूँ, बाकी आप लोग वहाँ पे डिटेल में चाहिए तो एक बार कुछ 13-14 पेज का है वो आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा कि हाँ आखिर में मेन कंटेंट क्या है, क्योंकि जो ये कुछ यूनिट 11 करके ऐसा है तो वो विलियम फुटवाइट पे ही पूरी तरह से फोकस्ड है। ओके, इनका एक कथन है, यो हम लोग देखते हैं, द कॉर्नर गैंग, द रैकेट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। जस्ट इनके जो कथन है इसी को आप लोग जब समझेंगे तो इनकी पूरी जो स्टडी रहा है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो द कॉर्नर गैंग यानी कि जो कॉर्नर बॉयज़ रहते थे उनका अपना गैंग बना हुआ था। द रैकेट, जो एक रैकेट का फॉर्म होता है, ये मीडिएटर का काम करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, ऑलरेडी उन्होंने बताया है। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मान लेते हैं ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सी है, ये कॉर्नर बॉयज़ जो हैं वो ए हैं, तो जो रैकेट होते हैं ये बी हैं और ये मीडिएटर का काम करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं या पॉलिटिकल जो सॉरी यहाँ पे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे रैकेट एंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये एक में आ जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं कन्फ्यूज कर गई क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने रैकेट्स प्लस जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों को साथ में ले के रखा है। सॉरी, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये आप लोगों के कॉर्नर बॉयज़ हैं, यानी कॉर्नर गैंग्स, जो स्ट्रीट कॉर्नर में रहते हैं लोग, सड़कों पे एक कोने में रहने वाले लोग। ओके, तो ये अगर मान लेते हैं इनका अपना एक ग्रुप होता है। मैं थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में समझा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में इग्नू में कंटेंट अवेलेबल है, तो मैं हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एकदम क्लियरली समझा देना चाहती हूँ कि आखिर में ओवरव्यू क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलता है। मीनिंग ये निकलता है कि जो मान लेते हैं कि एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी की बात की गई है, तो मानते हैं कि एक स्ट्रीट पे रहने वाले यानी सड़कों पे जो रहने वाले लोग होते हैं वह आखिर में कैसे होते हैं। तो उन्होंने दो ग्रुप का डिस्कशन किया है। एक तो कॉर्नर बॉयज़ की बात की है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉर्नर बॉयज़ की बात की है। दूसरा इन्होंने कॉलेज बॉयज़ की बात की है, कॉलेज बॉयज़ की बात की है। तो इन्होंने कहा कि जो कॉर्नर बॉयज़ होते हैं इनका अपना रहने का तरीका अलग होता है। जो कॉलेज बॉयज़ होते हैं ये एजुकेशन इनकी अच्छी खासी होती है, यानी कि ये एक फिर भी ये कह सकते हैं कि एजुकेटेड होते हैं।
वहीं पे जो कॉर्नर बॉयज़ होते हैं, इनकी अगर हम मैक्सिमम एजुकेशन कहें तो शायद ही कोई हाई स्कूल पास किया हुआ रहता है, यानी इनकी एजुकेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये अपने परिवारों के नाम से नहीं जाने जाते हैं, परिवार के लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये आखिर में क्या कर रहे हैं बाहर जाके, यानी कि फैमिली से उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है। और जो इनको जानते हैं लोग, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे ये सपोज ये ग्रुप अगर एक प्लेस पे है, तो इस प्लेस पे जितनी आसपास की दुकानें होती हैं, शॉप होते हैं, या अगल बगल के जो नेबर होते हैं, लोग होते हैं, डेली उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उन वही लोग इन्हें जानते हैं। हर ये नहीं जानेंगे कि हाँ इनके माता पिता कौन हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो हैं उनके नाम को भी नहीं जानते हैं, कोई भी ऐसा कोई पेट नेम या निक नेम इनका रहेगा, सिर्फ उसी नाम से ही जानते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। तो आप लोग बहुत सारी कुछ ऐसी अगर हॉलीवुड की मूवी वगैरह आप लोग देखे होंगे तो इस तरीके का सीन आप लोगों को शायद देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके जो अपने इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, जो आपस के रिलेशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी कि इसमें अगर मान लेते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, इन सबका एक लीडर होता है, और ये एक लीडर जो होता है तो ये जो भी बात कहेगा वो इस पूरे, यानी कि ये ग्रुप मान लेते हैं ये है, ऐसे ही करके 2-3 ग्रुप रहेंगे, A1 A2 A3 करके 2-3 ग्रुप मिला के, और एक साथ जब कोई भी अगर कोई टास्क करना रहता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। जो इनका लीडर होता है, मान लेते हैं कि वो लीडर एस है, तो जो लीडर बोलेगा वही ये सभी लोग उसमें सहमति अपनी दिखाते हैं, उससे अलग अपने ओपिनियन नहीं देंगे। और अगर देंगे भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लीडर का उस बात से सहमत नहीं है तो इनको अपने ओपिनियन जो है वो वहीं पे छोड़ने पड़ते हैं, उनको लीडर की ही बात माननी पड़ती है। तो ये इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे हमें सेकेंड ग्रुप दिख रहा है, वो होता है रैकेट्स और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ये लोग जो होते हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं, यानी बिचौलियों का काम करते हैं, या ये कह सकते हैं दलालों का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन हर तरीके से रखते हैं, और जो पॉलिटिकल कुछ अगर हमें काम कराना है या कुछ इस तरीके से मान लेते हैं जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो ये बीच में काम करते हैं और इधर से इन्फॉर्मेशन इधर को पास करेंगे, और उनसे उनमें कौन व्यक्ति अच्छा है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उनको वो लेके इधर में आते हैं। यानी ये कहें कि ये पूरा हमें एक चेन दिखाई देता है। जो हमारे कॉर्नर स्ट्रीट बॉयज़ होते हैं, जो रैकेट्स होते हैं, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये पूरी की पूरी एक चेन होती है। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इनका अपना कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है या संरचना ही नहीं है। ओके सॉरी। तो इन्हीं सब पे इन्होंने इसी सारी संरचना को इन्होंने समझने की कोशिश की थी 4 सालों में, और जो कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी अर्थात SCS के नाम से इनकी बुक बाद में पब्लिश होती है। ओके, एंड नाउ द सोशल स्ट्रक्चर हैव all been described and analyzed in terms of hierarchy of personal relations based upon a system of reciprocal obligation। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। These are the fundamental elements out of which all कॉर्नर विलेज इंस्टीट्यूशंस आर कंस्ट्रक्टेड। तो जो कॉर्नर विलेज जो प्लेस का नाम था, वहाँ पे किस तरीके से जो सभी के सभी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और कैसे कंस्ट्रक्ट रहते हैं, यानी उनकी संरचना कैसे बनाई गई रहती है। तो ये जो है यहाँ पे विलियम फुटवाइट का कोट है। एक कोट यहाँ पे और मैंने इनका मेंशन किया, इससे आप लोग समझिएगा। आई डिटरमाइन दैट डॉग जो है उन्होंने कहा कि वो एक रैकेट का जो पर्सन था वो था, वाज द लीडर थ्रू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ observations. Before he arrived at his place, I would see small groups of 2 or 3 conversing. When Doc arrived,
इन्होंने कहा कि जो डॉग था वो एक लीडर की तरह काम कर रहा था, जैसे कि एस है वो ये रैकेट से ही लोग होते हैं जो कि एक लीडर के रूप में होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो दो तीन छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो सभी के सभी एक जैसे हो गए, जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। When dog arrived, जब डॉग पहुंचता है, the groups would dissolve and a larger group would form around him. मीन्स जो दो तीन छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो सारे के सारे डिजॉल्व हो जाते हैं और मीन्स घुल मिल जाते हैं और एक बड़े ग्रुप के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। Another member spoke to the group, but they noticed that dog was listening. He would stop and then try again to get dog's attention. मीन्स अगर कोई दूसरा पर्सन बोलना भी चाहता है, कोई दूसरा बंदा यहाँ से बोलना भी चाहता है, एक मिनट, ओके, कोई अगर दूसरा बंदा यहाँ से मान लेते हैं ए से बोलना भी चाहता है कि हमें कुछ बात अपने लीडर को बतानी है, लेकिन वो सुनता है, थोड़ी देर सुनता है, बाद में उसे स्टॉप कर देता है और फिर अपना अटेंशन पाना चाहेगा कि पहले मेरी बात सुनो। ऑफन बट नॉट ऑलवेज, अक्सर करके ऐसा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। डॉग वॉज द वन टू सजेस्ट अ चेंज इन ग्रुप। मीन्स उसको ये सजेस्ट करता है कि हमें क्या क्या चेंजेस ग्रुप्स में चाहिए। व्हेन अनदर मेंबर मेड अ प्रपोजल फॉर एक्शन, नो एक्टिविटीज चेंज फॉलोड। तो वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कहेगा नहीं हमें चेंज नहीं चाहिए। ओनली इफ डॉग मेड और अप्रूव्ड द प्रपोजल डिड आई ऑब्जर्व अ चेंज इन ग्रुप कैपेसिटी। तो इन्होंने कहा कि यदि ये जो लीडर होता है या जिसे डॉग इन्होंने कहा है, वो अगर कहता है कि हमें चेंज की ज़रूरत है तो चेंज होना ही होना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इनके जो व्यूज़ रहे हैं, आखिर में पर्सपेक्टिव क्या रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। फॉर रिसर्चर्स वाइट वर्क्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज इट ऑफर्स मेनी इंसाइट्स अबाउट डूइंग एथनोग्राफी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे दो आप लोगों को इनका पर्सपेक्टिव दिख रहा है जो इन्होंने यूज किया था अपने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के स्टडी में। कौन सा है? सहभागी अवलोकन है और जो एथनोग्राफी है। The appendix brings out the process of ethnography in a detailed manner. The process of entering the field, the problems he faced while doing so, the challenges of collecting data and living with it before being able to produce some coherent text around it. Means ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक सहभागी अवलोकन करते हैं, यानी कि जिस फील्ड का हमें अवलोकन करना है, तो उसका हम जब सदस्य बनते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सॉरी, हम उससे भी इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, उस फील्ड से या उस प्लेस से भी इफ़ेक्टिव होते हैं, वहाँ के लोगों से भी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है जो डाटा कलेक्शन में हमें देखने को मिलता है। ही टॉक्ड अबाउट बीइंग इमर्स्ड in a mass of confusing data and attempting to organize that data। तो ये आप लोगों को पता चलता है कि जब भी कोई अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है तो उन किसी भी रिसर्चर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ही डिस्क्राइब्स द एंजाइटी एंड चैलेंजेस फेस्ड by the researchers in various stages from initial contact to the middle stages of research and also when the research is ending। तो हर स्टेज पे यानी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। He has written about the mistakes he has made in the field trying to fit। तो इन्होंने अपने बारे में भी बताया कि हमने आखिर में कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी। These insights are extremely beneficial for the beginning researchers who may be able to understand the need to maintain researchers' boundaries while doing participants' observation।
मान लेते हैं कि जब हम किसी फील्ड में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वहाँ से जब लोगों से जुड़ते हैं, वो भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, जब लोगों से हम मिलते हैं, लोगों से मिलजुल के तब उनसे हम डाटा लेते हैं, तो हम हो सकता है कि एज अ रिसर्चर हम, चूँकि हम भी एक इंसान हैं, तो उनसे हम इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, तो कुछ जो डाटा होते हैं वो हमको करेक्टली नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए, हमारी एक रिसर्चर के लिए क्या हमारी एक बाउंड्री होनी चाहिए, हम उसी सीमा के अंतर्गत रहते हुए ही हम कोई भी रिसर्च वर्क करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के तहत हमें समझना पड़ता है। ओके, सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू रिसर्च। इन्होंने कहा कि आखिर में हमें क्या रिसर्च करना है, तो सिलेक्शन ऑफ व्हाट टू रिसर्च वाज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। इनिशियली वाइट वांटेड टू कंडक्ट अ holistic study of Cornerville, north end of Boston, with a special focus on slums। तो ये सिर्फ स्लम्स पे अध्ययन करना चाह रहे थे कि मुझे सिर्फ एक होलिस्टिक यानी एक बहुत ही डेडिकेटेड नीटली मुझे सिर्फ जो वहाँ के स्लम्स हैं कॉर्नरविले के, सिर्फ उन पे स्टडी करना है। सॉरी, बट ही रियलाइज्ड soon that this was an impossible task and there was a need for some structure। अब आप लोग बहुत ही बेसिक सा समझ ये कॉन्सेप्ट की अगर मान लेते हैं कि हमें कोई इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन है उसका अध्ययन करना है, तो क्या हम सिर्फ उसी का अध्ययन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पूरी सोसाइटी में हम संबंधित हैं, तो उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है हमको उसको भी देखना पड़ेगा, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है हमको वो भी देखना पड़ेगा, उसका जो रिलीजन से रिलेटेड अगर कोई है इन्फ्लुएंस तो उसको देखना पड़ेगा, एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। He highlighted an importance of selection of material as everything cannot be covered, cannot be comprehensive. He revised his original plan and confined his study to the street gangs, social, criminal and political organization in the city district. He argued, इन्होंने कुछ कहा है वो हम लोग देखते हैं। Sorry. Though my study of the social structure of street corner gangs was based primarily upon direct observation, researchers cannot observe everything, and if we tried, we would end up with miscellaneous data which would yield no इंटेलिजिबल पैटर्न। तो हमें कुछ अगर मान लेते हैं हम चाहते हैं कि हमें कहीं का कुछ पर्टिकुलर एरिया का ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसका सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यदि हम कुछ ऐसा ट्राई भी करेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, हम यहाँ पे सब कुछ हम समझ लेंगे, सब कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे, तो हमें जो डाटा वहाँ से मिलेंगे वो हमें एक पैटर्न में नहीं मिल पाएंगे। वी सीक टू ऑब्जर्व behavior that is significant to our research purposes. Selection therefore depends upon some implicit or explicit theory, a process that is in large part subjective। तो ये विलियम फुटवाइट का एक कोट है। ओके, एक कोट और हम लोग देखेंगे। आई abandoned the goal of a comprehensive study to focus on area in which I had substantial systematic data, corner gangs and their relations to the rackets and political ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोगों को कुछ की टर्म यहाँ पे मिल रहा है जो कि रैकेट्स की बातें करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। In ethnographic work or observational work, and the above insights of is imperative to remember as we are confronted by huge amount of data which all appears relevant. Presenting everything would yield confusing result, and hence selected material has to be presented. Other challenges related to participant observation, those of becoming over involved in the lives of gang members and identifying with them, establishing boundaries while trying to maintain relationships, problems of researchers
changing the behavior of the group are brought out and discussed in the latest edition of book। तो इन्होंने कहा कि अभी जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को पता चल जाता है कि हमारे ग्रुप का ये स्टडी करने आए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उनके जो अपने ओन नेचुरल बिहेवियर होंगे उसमें वो चेंजेस थोड़ा दिखाएंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कोई आया है और हमारी जो इतनी भी प्राइवेसी है वो सारी डिस्क्लोज हो रही है, लोगों को पता चल जाएगी कि हम ऐसे रहते हैं, तो उनके बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिलता है। ये अपने लास्ट एडिशन जो होता है लेटेस्ट एडिशन बुक का, उसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि ऐसा देखने को मिला। White's frank discussion of his methodology participants' observation has served as an essential case book in field research for generations of students and scholars. Sorry. Apart from the praise received by the book, questions have been raised about the methodology used in research। तो कुछ इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। इसमें तो मैंने थोड़ा सा बस मेंशन किया जहाँ जहाँ पे इनके कोट हैं, लेकिन आप लोग जो इग्नू का कंटेंट है तो उसमें आप लोग डिटेल में उसको जाके समझ सकते हैं। बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज भी किया था। एज अ सिंगल केस स्टडी ऑफ द एरिया कॉर्नरविले SCS अर्थात स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड लाइक अदर क्लासिकल केस स्टडीज फॉर बीइंग एग्जीक्यूटेड विदाउट कंसर्न फॉर research focus, development of construct, and largely lacking methodological rigor. However, Eisenstadt explains that single case study are not really based on a single setting. According to her, although White based his work on a single setting, Watson's North End अर्थात कॉर्नरविले, the study itself rests on insights and comparisons made across multiple gangs. White explained this in his book। तो इन्होंने क्या कहा है अपने बुक में? I made an intensive and detailed study of 5 gangs on the basis of personal observation, intimate acquaintance, and participation in their activities for an extended period of time. Many of his insights are based on observation of multiple gangs. Some of the observations are confirmed across group and thus led to the जनरलाइजेशन। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 5 ग्रुप का इन्होंने अलग अलग तरीके से अध्ययन करके पर्सनली अपना अध्ययन करके और इसको जनरलाइज कर दिया। तो इस बात को हम इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। किसने किया था? यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, आइजनहार्ट। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। मेनी ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ द बुक हैव बीन एड्रेस्ड बाय वाइट इन द न्यूअर एडिशन ऑफ हिज बुक। द मेथोडोलॉजिकल अपेंडिक्स हेल्प्ड इन clarifying many issues related to methodology and presented useful insight for carrying out participants' observation. Street Corner Society remains a classical in sociological theory as it one of the first book which also attempt to connect the micro and macro system. This is best explained in the author's own word. White ने कहा है, explain the on the basis of similar structural functional ideas how the different institutions or organizations and leaders in the North End are functionally and hierarchically connected in a larger social system। तो इन्होंने क्या कहा इसके बारे में ये हम लोग देखते हैं। Although I could not cover all Cornerville, I was building up the structure and functioning of the community through intensive examination of some of its parts in action. I was relating the parts together through observing events between groups and between groups leaders and the member of the larger institutional structure like politics and the rackets. I was seeking to building a sociology based upon observed interpersonal events. That to me is the chief methodological and theoretical
थ्योरेटिकल मीनिंग ऑफ द स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। तो ये इनका कोट है। जो कथन पूछे जाते हैं इन्हीं में से बीच में से कुछ पोर्शन पूछ दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये बुक है इग्नू की है और इससे मैंने ये कंटेंट लिया है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को कह देती हूँ कि जो ये कंटेंट है विलियम फुटवाइट से रिलेटेड वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से रीड कर लीजिएगा। ओके, हम लोग कुछ फ्रंट पेज कवर देख लेते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक विलियम फुटवाइट की। मेकिंग मोन्ड्रागॉन, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कैथलीन किंग वाइट और विलियम फुटवाइट के दोनों लोगों ने मिलके लिखा है। ओके, लर्निंग फ्रॉम द फील्ड, तो ये अ गाइड फ्रॉम एक्सपीरियंस करके विलियम फुटवाइट की बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं सोशल थ्योरी फॉर एक्शन, हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस लर्न टू चेंज, विलियम फुटवाइट की बुक। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द फील्ड, रिफ्लेक्शंस ऑन अ कैरियर, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑटोबायोग्राफी। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये विलियम फुटवाइट की जो है ऑटोबायोग्राफी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका नाम है पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, पावर पॉलिटिक्स एंड प्रोग्रेस, सोशल चेंज इन रूरल पेरू, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी एक बुक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी को और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को समझ लेंगे तो विलियम फुटवाइट को हम लोग कम्प्लीटली नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे जो इनके जितने भी फील्ड रिलेटेड रहे उन सबको हमें समझना पड़ेगा। ओके, पैटर्न फॉर इंडस्ट्रियल पीस, मेन एट वर्क, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन एट वर्क भी इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, एक बुक और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस टू एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय विलियम फुटवाइट 1981। तो यहाँ पे पूरी नहीं लिखा गया है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट नेम लिख दिया है बुक का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट बुक ऑर्गेनाइजिंग फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, विलियम फुटवाइट की ये बुक है। तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर पे भी इनका अध्ययन रहा है। शायद ये आप लोगों को नहीं पता रहा हो, तो आज आप लोगों को ये जो अगर कुछ अननोन फैक्ट्स थे वो भी आप लोगों को पता चल गए। तो आई होप कि जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं और उसमें विलियम फुटवाइट से अब कहीं से भी यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो सिर्फ स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या उनका जो कोट मैंने मेंशन किया था, इससे अदर देन भी विलियम फुटवाइट से कहीं से भी क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाएगा तो आई होप कि आप लोग 100% प्रिपेयर रहेंगे करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।